ड्रामा के सेकंड नाले के लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सेंजी का इस्तेमाल कर रही थी जोआन। उसके सामने पिटीफुल बनते हुए इस तरीके से फौजी की पिटाई लगवा दी है। और यहाँ पर सेंजी भाई साहब मस्त चौड़ में आकर के जोआन को वाइन का बोतल देते हुए कहते हैं, लो डार्लिंग पी लो इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी पर हाथ डालने की। अब यहाँ पर वो इस तरीके से उसे बोल रहा होता है कि चलो मारो इसे, और वो सच में गुस्से में आकर के वाइन की 2 बोतलें उसके सर पर फोड़ दे रही है। वो पूरा माफ़ी वाफ़ी मांगने लगता है। जोआन फिलहाल उसे जाने देती है क्योंकि अभी मारेगी तो फिर बदला पूरा नहीं होगा ना। सेंजी उसे कहता है कि अगली बार अगर तुम्हें कोई बुली करे तो तुम उसे अच्छे से सबक दिखाना, क्योंकि ना तुम अब मेरी बंदी हो, और जब मेरी बंदी हो तो फिर तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों वहाँ से बाहर जाते हैं जहाँ पर कि सेंजी से पूछता है, मुझे तुम्हारी आंखों में फौजी के लिए एक अजीब सी नफरत क्यों दिख रही थी? ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसे पहले से हेट करती हो? जोआन उसे कहती है, अरे नहीं नहीं, भला मैं वैसे इंसान को कहाँ ही जानूँगी। एक्चुअल में मुझे बुली कर रहा था, और मुझे वो लोग बहुत ही ज़्यादा नफरत है जो लोग लड़कियों को बुली किया करते हैं। और वैसे तुम्हें किन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है? तो वो कहता है, जो लोग मुझे धोखा देते हैं, मुझे चीट करते हैं। वो घबरा जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हें चीट किया है तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तो उसका कहना था, वो तो डिपेंड करता है कि किस मैटर में चीट किया है। फ़िलहाल मैं तुम्हारे बारे में कुछ सीरियसली नहीं ले रहा। वो उसे पैसे ऑफ़र करता है तो वो उसे बोलती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैंने कहा ना कि मुझे एक्चुअल में तुमसे प्यार हो गया है। अब सेंजी इस बात का भरोसा तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसे जोआन के साथ रहना अब अच्छा ज़रूर लगने लगा था। दोनों यहाँ पर बाहर पब्लिक प्लेस में ऐसे रोमांसबाजी कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जोआन का एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ जाता है, और वह जोआन को देख करके गुस्सा करने लगता है कि वह किसके साथ है। सेंजी का शक्ल देखते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सेंजी जोआन से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पास्ट रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर है, तो फिर मैं यहाँ पर वो क्या कर रहा है? तो जोआन से कहती है, अरे मेरी बात तो सुनो। एक्चुअल में ऐसा है ना कि मैं सच में नहीं जानती, और ये मुझे बेवजह ही परेशान कर रहा है। लेकिन सेंजी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और वो वहाँ से जाने लगता है। अब एक पल को जोआन को लगता है कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए। वो उसे रोकने का कोशिश कर रही थी, बट वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। उसके जाते ही जोआन अपने एक्स पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने मुझे चीट किया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था। तो उसका कहना था कि तुम्हें अच्छे से पता है कि उस लड़की के साथ सिर्फ मेरे बिजनेस मैरिज है, मैं इस रिश्ते को सिर्फ नाम नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे साथ मैं था ना। जोआन उसे कहती है, मुझे किसी चीटर के साथ नहीं रहना है। वो खींच करके उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे कहती है कि बेहतर होगा कि तुम दूर रहो, और तुम्हारा जानने का कोई हक नहीं है कि मेरे और सेंजी के बीच में एक्चुअल में क्या चल रहा है। उसका एक्स वैसे तो जोआन के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा था, बट उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में वो आगे चल करके सेंजी को उससे और करीब कर देगा। अपने एक्स को वो उससे दूर ही रहने के लिए कहती है। वो वहाँ से जाती है तो हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर उसके एक्स को किडनैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर उसके एक्स को किडनैप करने वाला कोई और नहीं है, सेंजी है। सेंजी उसे कहता है कि जब वो बंदी तुम्हारी एक्स हो चुकी है तो फिर तुम उसके पीछे गए क्यों? उस लड़की का कहना था कि एक्चुअल में जोआन तुमसे झूठ बोल रही हो, वो भी तुम्हारे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास गई होगी। सेंजी उसे कहता है कि मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत पैसे हैं, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तुम्हें उसने अपनी लाइफ से निकाल दिया तो फिर तुम्हें उसे परेशान करने के लिए नहीं जाना चाहिए था। और वो उसकी पूरी फैमिली को ही यहाँ पर ऐसे खड़े खड़े ख़त्म कर देता है जैसे कि उसकी फैमिली तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगले कुछ दिनों तक वो जोआन से नहीं मिलता है। गुस्से में आकर के शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके दोस्त लोग भी उसके साथ थे। वो लोग उसकी शूटिंग के निशाने की काफ़ी बड़ाई कर रहे होते हैं। तभी घर की मेड आकर के बताती है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। सेंजी को नहीं लगा था कि एक्चुअल में वो कोई और नहीं है, जोआन ही होने वाली है। जोआन यहाँ पर आती है और वह सेंजी से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। उसके दोस्त वहाँ से नहीं जा रहे थे तो वो अपना जैकेट ऊपर से खोल देती है। जानबूझ करके हॉट हॉट वो ड्रेस पहन करके आई हुई थी। सारे उसके दोस्त लोग तो जोआन को देख करके उसकी बड़ाई करने लगते हैं। सेंजी अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जोआन को वो गुस्से में आकर के बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने जब तुम्हें कहा कि मुझे चीटर से सख्त नफरत है, फिर भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी की पड़ी नहीं है।
वो उसे कहती है, एक बार अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, लेकिन तुम मेरी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं हो। उसका कहना है कि मुझे किसी चीटर से बात नहीं करना। वो उसे बहुत सारा रिक्वेस्ट करती है और उसे समझाती है कि एक्चुअल में उस लड़के ने मुझे यहाँ पर धोखा दिया था और मैंने उससे कब का ब्रेकअप कर लिया। हम दोनों के बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, हम दोनों ने तो एक दूसरे को अब तक हक भी नहीं किया था। कुछ टाइम पहले हम दोनों की सिर्फ बातें ही शुरू हुई थी। बात इससे पहले बढ़ पाता कि मुझे पता चलता है कि वो लड़का मुझे चीट कर रहा है। दैट्स वाई मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था और मेरे लाइफ में सच में अभी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी की खुद ही पड़ी हुई है, तुमसे पंगा लेना यानी ज़िंदगी से हाथ गंवाना, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। ऐसे ऐसे बातें करके वो उसे काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर रही होती है। सेंजी की बातों को सुन करके उसे ऐसा लगने लगता है कि वो एक्चुअल में उससे गुस्सा नहीं है, एक्चुअल में जेलस है। और अगर सेंजी उससे जेलस है तो फिर तो उसे मनाना ज़्यादा आसान होने वाला था। जैसे न तैसे करके वो उसे मना ही लेती है। वो उसे उठा करके अंदर टेबल पे लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसका दोस्त भी वहाँ पर बैठा हुआ था, और वो वापस से उसके साथ देख करके समझ जाता है कि उन दोनों के बीच ज़रूर ही कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और फिर वो उसे कह रही है कि ट्रस्ट भी, मुझे सच में तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से रहना और मैं तुम्हें कोई झूठ नहीं बोल रही, कोई धोखा नहीं दे रही। वो उसे रॉप बांधते हुए कहती है कि ये हमारा लव नोट है और हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने वाले हैं। उसे ये सारी बातें सुनकर के बहुत ही अच्छा लग रहा था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कोई ऐसा था जो कि ये सारी बातें उससे कर रहा होता है। तो वो उसे कहता है, ठीक है, याद रखना आज के बाद फिर तुम मुझसे कभी अलग नहीं होने वाली हो। वो कहती है, कोई चांस ही नहीं है। आफ्टर दैट वो दोनों का वापस से पैचअप हो जाता है। अगले दिन जब वो वापस से इस तरीके से अपने काम पर जा रही होती है तो वो जानबूझ करके अपने उस क्लब वाली गर्ल को कॉल करके सुनाती है और कहती है कि एक्चुअल में सेंजी ने मुझे छोड़ दिया। अब इस तरीके से ये सुनता है जब फूजी, तो उसे समझ में आता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट उसने उसे छोड़ दिया तो फिर उसका चांसेस तो बन सकता है। और वो वापस से उससे बदला लेने के लिए उसे वहाँ से किडनैप करके ले करके जाता है। वो जानती थी कि वो ऐसा करेगा, इसी वजह से उसने उसे सुनाया था। जब उसे वहाँ से ले करके जाता है तो वो यहाँ पर बहाने से सेंजी को मैसेज कर दी थी और उसे यहाँ आने के लिए कहती है। फूजी अपने किसी और दोस्तों के साथ उसे वहाँ पर ले करके गया हुआ था और वह इस तरीके से उसे कह रही होती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अगर यहाँ पर सेंजी को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फूजी का कहना था, मुझे पता है कि सेंजी अब तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हें यहाँ पर सेव करने वाला कोई नहीं है। वो यहाँ पर डरने की एक्टिंग करने लगती है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो उसे लेने के लिए आएगा ज़रूर। थोड़ी ही देर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग जैसे ही अपना बोले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तभी वहाँ पर सेंजी आ जाता है और वो से कहता है कि मना करने के बावजूद भी तुम्हारे इतनी हिम्मत हो गई कि इस तरीके से तुम मेरी ही बंदी को ऐसे बोली कर रहे हो। वो इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो से टेबल के नीचे से उसे बाहर निकालता है। उसे हक करते हुए कहती है, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी। वैसे कहते हैं, डोंट वरी, अभी ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसने उसके डैड को इन्वेस्टमेंट कैंसिल करने के लिए बोल दिया था और ऐसा यहाँ पर करते ही वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो फूजी था ना, वो हमेशा ही अपने डैड के नज़रों में एक अच्छा इंसान बनना चाहता था और जब उसके डैड यहाँ पर आते हैं और उनकी वजह से इस तरीके से इतने सारे पंगे हुए थे और यहाँ पर सेंजी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और यहाँ पर बोलने लगते हैं, लगता है कि तुम्हें अब मुझे घर से निकालना ही पड़ेगा, तुम अब किसी काम के नहीं रह गए हो। पूरा रिक्वेस्ट करने लगता है लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था और जॉन का जो बदला था वो पार्ट 1 यहाँ पर पूरा हो चुका था। वो वहाँ से उसे अपने घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि लिली को जो चोट लगा हुआ था वो उसका फर्स्ट एड कर रहा होता है। लिली को वो कहता है कि अब तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मैंने कहा था ना अपने लिए लड़ने के लिए, जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम्हें घबराने की क्या ही ज़रूरत है। वो उसे प्यार से किस करते हुए उसका केयर करने के लिए उसे शुक्रिया अदा करती है। वो गोयन के साथ ये दिखा रही थी कि एक्चुअल में वो उससे बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करने लगी है और इसी वजह से वो अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रह रही है। गोयन को भी लिली के साथ यही लग रहा होता है। वो उसे अपना नाइफ़ देते हुए कहता है कि एक्चुअल में तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकती हो, अगर कोई तुम्हें बुली करे तो उसे सबक सिखाने के लिए। लिली उसका नाइफ़ रख लेती है और इधर फूजी जाकर के अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि अरे यार, यहाँ पर देखो ना, मेरे डैड बहुत मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट सेंजी निकाल रहा है तो तुम लोग हेल्प कर दो। तो वो लोग हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जॉन इन चीज़ों को देख रही होती है और वह यहाँ पर समझ जाती है कि इन्हें किस तरीके से सबक सिखाना है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जब अपने क्लब में वापस जाती है तो क्लब वाली गर्ल से कहती है, तुमने मुझसे कहा था कॉल करके कि सेंजी
तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तो जब वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है तो तुम्हें वापस से काम पर जाना पड़ेगा। और वो उससे पियानो वायलिन बजाने का जॉब दे देती है। इधर उस क्लब में सेंजी बिजनेस डीलिंग करने के लिए आया हुआ था। उसे नहीं पता था कि जोहान यहाँ पर ऐसे वायलिन बजाने के लिए आने वाले हैं। और फिर इस तरीके से वो आती है, वो भी सेंजी को ध्यान नहीं दे पाती है और वो अपना वायलिन बजाने में बिजी हो जाती है। जब सेंजी का नज़र जाता है तो अपने एक बंदे को कहता है, जाओ वो क्लब वाली गर्ल को लेके आओ। उसका हिम्मत बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, पर डरते डरते यहाँ आती है। सेंजी उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और उसका क्लब बंद करवाने की भी धमकी देता है। वो डरते हुए कहती है, अरे अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे लगा कि अब आप सेंजी और जोहान दोनों साथ में नहीं हो, इसे काम चाहिए था तो मैंने काम दे दिया। वैसे कहते हैं, आज के बाद अगर तुमसे दोबारा ये गलती हुई तो तुम्हारा क्लब में बंद कर दूंगा। आफ्टर दैट वो जोहान को वहाँ से लेकर के जाता है। जोहान के सामने जब सेंजी जाती है तो वो भी शॉक हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंजी उसी इस तरीके से यहाँ देखने वाला है। वो उसे अपना जैकेट देता है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा स्किन शो करने वाला ड्रेस पहना हुआ था। आफ्टर दैट वो उसे वहाँ से घर लेके जाता है। उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने वाली हरकत क्यों करती हो। जोहान कहती है, एक्शन में ये तो बस एक नॉर्मल जॉब था और वो क्लब वाली गर्ल ने मेरी बहुत हेल्प की थी, इसी वजह से यहाँ पर मैं उसका काइंडनेस रीपे करने के लिए एक्चुअल में ये जॉब कर रही थी, प्लीज़ मत गुस्सा हो। वो उसे कैसे न कैसे करके मनाने का कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है और वो वायलिन उसे मंगवाता है। जोहान यहाँ पर स्पेशली केवल सेंजी के लिए वो वायलिन प्ले करके सुनाती है। वैसे कहती है, ये स्पेशली गाना मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा काम नहीं होगा। उसका गुस्सा तुरंत ही ठंडा आ जाता है। वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार जोहान ने उस पर क्या जादू चला दिया है कि चाहे वो कितना भी गुस्सा होता है, थोड़ा सा जोहान उससे प्यार से बात करती है तो उसका गुस्सा तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। जब थोड़ी देर बाद सेंजी को पता चलता है कि वो क्लब वाली गर्ल सेंजी से माफ़ी मांगने के लिए आई हुई है तो उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। जोहान यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करती है कि एक्चुअल में उसने उसके लाइफ के बुरे समय में उसका हेल्प किया है तो उसे जाने दें। वो बुरी लड़की नहीं है, उससे कुछ गलत फहमी हो गया होगा कि तुम मेरे साथ नहीं हो या फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वो उसे रिक्वेस्ट करती है तो फिर उस क्लब गर्ल को जाने तो दे देता है, लेकिन वह जोहान को कहता है कि दोबारा अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं कभी किसी को माफ़ नहीं करने वाला हूँ। वो कहती है, हाँ ठीक है, बस इस बार उसे जाने दो। साथ ही में वो यहाँ पर उसकी कंपनी में भी जॉब करने के लिए उससे पूछ रही होती है कि वो इंटर्नशिप करना चाहती है। वो जानबूझकर के सेंजी की कंपनी में एंट्री लेना चाह रही थी, तो वो उसकी कुछ बात सुनने के बाद उसे अलाउ कर देता है कि ठीक है, वो कंपनी में जॉब ज्वाइन कर सकती है इंटर्नशिप के तौर पर। अब उसका नेक्स्ट प्लान था यहाँ पर गू पर अटैक करने का। फौजी को तो उसने थोड़ा बहुत सबक सिखा दिया, अब गू के पीछे वो जाने के लिए सेंजी की कंपनी में जॉब लेने का डिसाइड करती है और वो इतनी आसानी से मान जाएगा उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ हम लोग गो को देखते हैं। उसकी बीवी उससे मिलने के लिए आई थी। उसकी बीवी बहुत ही मोटी सी थी उसके कंपेयर में और देखने से साफ पता चल रहा था कि एक्चुअल में वो बस यहाँ पर पैसे के लिए उसके साथ है। और वैसे कह रही होती है कि सेंजी ने तुम्हारे प्लान को अभी तक हाँ नहीं कहा। वो कहता है, अरे कहाँ, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बार बार रिजेक्ट कर रहा है। उसके आए हुए प्लान के मैसेजेस को जोहान यहाँ पर डिलीट कर देती है और यहाँ पर वो उसे कॉल करके कहती है कि मैं ये प्लान समझा रही हूँ और हैंडल कर रही हूँ और अगर तुम्हें ये प्लान कंटिन्यू करना है तो मुझसे मिलना होगा। तभी वहाँ पे सेंजी आ जाता है और वो जोहान से पूछने लगता है कि वो उसके ऑफिस में क्या कर रही है। वो कहती है वो तो वर्क पर गया था, उसका मन नहीं लग रहा था, तो बस वो इस तरीके से देखने के लिए ऑफिस में आ गई कि आखिरकार ऑफिस में उसकी क्या क्या चीज़ है और कोई बात नहीं है। तो वो उसकी बात को मान जाता है, उस पर वो डाउट नहीं करता। उसे अपने ऑफिस का चाबी देते हुए कहता है कि आज से तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ऑफिस से रिलेटेड डिटेल तो वो जाके ले सकती है। वो उसे कहती है, तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स लीक कर सकती हूँ। वो कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ हो। वो कहती है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव कर रहे हो, अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो। वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से मिलने के लिए जाती है गू से और गू को कह रही होती है कि देखो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर फौजी को धोखा दो और उससे बैंक करप्ट कर दो। वो कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उसका कहना होता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे परेशान करता था और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो सेंजी का है, सेंजी का, वो तुम्हें दिलवाने का प्रॉमिस करती हूँ। और वो कहता है कि ठीक है, पहले तुम सेंजी के लाइफ में अपना इंपॉर्टेंस प्रूव करो। वो उससे कॉल करके कहती है वो अपने कॉलेज फ्रेंड से यहाँ मिलने के लिए आई थी, क्या वो उसे रिसीव करने के लिए आएगा। जब सेंजी को पता चलता है कि उसका कॉलेज फ्रेंड कोई और नहीं लड़का है
तो वो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि उससे मिलने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए, आने के लिए मान जाता है। अब जा कर के यहाँ पर गू को लगता है कि एक्शन में वो सही में सेंजी के लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, तभी तो वो उसे रिसीव करने के लिए आ रहा है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सेंजी उसे कान में किस करते हुए कहता है, मुझे इतना तो पता है कि वो लड़के से तुम्हारा कोई पंगा नहीं है, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जोआन उसे कहती है कि उसने मुझसे कहा था कि मैं अपनी इंपॉर्टेंस तुम्हारे लाइफ में प्रूफ करूँ, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा था। तो फिर सेंजी उस पर गुस्सा नहीं करता है। इन दोनों को क्लोज देख के गू को लग जाता है कि सच में जोआन और सेंजी क्लोज है, और वो जोआन जैसा कह रही होती है वैसा करने के लिए मान जाता है और उसे मैसेज डाल देता है। सेंजी उसे कहता है कि तुम डे बाय डे बहुत ज़्यादा ही बदमाश होते जा रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, इसी वजह से तुम ऐसा मेरे साथ करती हो। जोआन उसे कहती है ये हमारे बीच थोड़ा एक्साइटमेंट तो क्रिएट रखता है, एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि मैं तुम्हारे लाइफ में थोड़ा इंपॉर्टेंस रखती हूँ, तभी तो तुम मुझे रिसीव करने के लिए आए ना। वो भी स्माइल करने लगता है। आफ्टर दैट वो दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर कि वो कहती है कि एक्चुअल में गू का ये जो कंपनी का प्रोजेक्ट है वो हैंडल करना चाहती है। अब तक सेंजी को कोई डाउट नहीं था, तो वो उसे अलाउ कर देता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ पर वो कंपनी का प्रोजेक्ट हैंडल आउट कर सकती हो। जोआन अभी भी कुछ और एक्सप्लेन कर रही थी कि वो क्यों करना चाहती है, लेकिन सेंजी उससे कुछ भी सवाल नहीं करता है। वो सोच रही होती कि अगर सेंजी एक्चुअल में उससे इतने अच्छे तरीके से बिहेव करते रहा तो उसे कल को उससे प्यार हो जाएगा और उससे अलग होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और वो जानती थी कि अगर वो उससे अलग नहीं हुई तो फिर वो सेंजी के साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि वो सेंजी के साथ शुरुआत से ही एक अलग से गलत रिलेशनशिप में थी, तो भला वो उसके साथ ऐसे कैसे रह सकती है। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी, लेकिन फ़्लो में चलना उसके लिए ज़रूरी था। वरना अगर वहाँ पर इमोशनल होकर के उसने सेंजी को सच्चाई बता दी तो वो उसका हेल्प नहीं करेगा, उसे ऐसा लगता था। लेकिन अगर जोआन ने उसे रियलिटी बता दी होती तो शायद सेंजी उसका और ज़्यादा ही हेल्प कर रहा होता है। बट हु नोज कौन किसके लिए कितना करना चाहता है। शाम में सेंजी जोआन के साथ उसके घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका फ्लैट जो है वो काफ़ी मीडियोकर सा है, काफ़ी छोटा सा है। जोआन उससे कहती है कि हाँ, यहाँ पर मैं अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। वहाँ बोर्ड पर उसने कुछ नोट्स लिखे हुए थे, जिसमें से उसके लाइफ से रिलेटेड, सेंजी के लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें थी, जिसे देख करके सेंजी इमोशनल हो जाता है। उसने जोआन के बारे में पता करवाया था, तो उसे पता चला था कि उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज है, उसके लिए वो क्लब में जा कर के काम किया करती है। जोआन खाना बना रही होती है और सेंजी खाना छोड़ करके उसे खाना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों रोमांस करते हैं। आफ्टर दैट जब सो रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद जोआन की नींद खुलती है। वो बुरा सपना देख करके जगती है। सेंजी उसे पूछता है क्या हुआ। जोआन कहती है मैंने सपना देखा कि शायद अब तुम मुझे पसंद नहीं करते और तुम मुझे अपने लाइफ से जाने के लिए कह रहे हो। वो एक्चुअल में घबराई हुई थी। सेंजी उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन जोआन और गो मिलते हैं। वो उसे कहता है देखो, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड फूजी को बैंकरप्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसके लाइफ की एक सीक्रेट बता सकता हूँ। एक्चुअल में वो अपने डैड का अपना बेटा नहीं है, उसकी मॉम का घर के बटलर के साथ अफेयर चल रहा है और ये उसी का बेटा है। ये बात उसके डैड को पता नहीं है। ये बात सुनते ही जोआन खुश हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा सीक्रेट हाथ लगा था। और गू को कहती है चलो ठीक है, ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। गू भी समझ नहीं पाता कि आखिरकार क्या जोआन बस एक बार ऐसे बदतमीजी के लिए फूजी को बर्बाद करना चाहेगी। हो सकता है कि उसके पीछे कोई और इसका सीक्रेट हो। फ़ोन रखते ही यहाँ पर सेंजी उसे लेने के लिए आया था। जोआन उसे कहती है कि एक्चुअल में कंपनी का प्लान बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अब सेंजू को जोआन पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है। ये डाउट नहीं कि वो कंपनी में उससे प्रॉब्लम करेगी, ये डाउट कि वो बार बार इन तीनों के करीब ही रह रही है। ज़रूर ही इन तीनों से उसका कोई कनेक्शन है, बट वो उससे पूछता नहीं है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि जोआन हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो बता रही थी सेंजी उसका किस तरीके से हेल्प कर रहा है और जो उसका बिहेवियर है उस हिसाब से तो जोआन को उससे प्यार होते जा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि जब उससे अलग होना होगा तो वो क्या करेगी। तब इसकी मॉम की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है। डॉक्टर यहाँ पर आकर के बताता है तुम्हारी मॉम की तबीयत डे बाय डे ख़राब होते जा रही है, अब उनके पास ज़िंदगी जीने के ज़्यादा दिन नहीं है। जोआन ये बात सुन करके बहुत ही परेशान हो जाती है और वो अपनी मॉम के मरने के पहले उन तीनों से बदला लेना चाह रही थी, क्योंकि इन तीनों की वजह से ही उसकी मॉम आज इस कंडीशन में। उन्होंने अपनी बेटी खोई थी और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी वजह से वो अपने प्लान को थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। अगले ही दिन वो सेंजी को जानबूझ कर के उस होटल में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि इस तरीके से
फूजी की मॉम स्टे की हुई थी ताकि वो उसकी चीटिंग को पकड़ सके। सेंजी को कहती है कि अगले 1-2 दिन हम लोग यहीं स्टे करते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है, तो वो मान जाता है। तभी उसे कॉल आने लगता है तो वो फ़ोन पर बात करने के लिए साइड में चले जाता है। हेल्पर को वो बुक करने के लिए बोलती है रूम, तो उसका कहना था कि एक्चुअल में ये मैडम ने वीआईपी सूट पहले ही बुक कर लिया और हम आपको ये दे नहीं सकते, और रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई है, सिर्फ 2 दिनों के लिए वो रूम उसे दे दें। इस बात पर साफ मना कर देती है। तभी वहाँ पर फूजी की मॉम सामने आती है और कहती है तुम्हें देख करके लगता नहीं है कि यहाँ का वीआईपी सूट बुक करने के लिए तुम्हारे पास पैसे होंगे। वो हंसते हुए कहती है अच्छा, और ये आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं। तभी वो अपना यहाँ पर कार्ड इस तरीके से दिखाती है जिसे देख करके वो शौक हो जाती है कि ये तो सेंजी का कार्ड है, सेंजी का कार्ड उसके पास क्या कर रहा है। इस बात पर वो कह रही होती है कि मैं सेंजी की बंदी हूँ, भरोसा नहीं होता ना। उस लड़की को ऐसा लगने लगता है वुमेन को कि एक्चुअल में ये उसका कार्ड चोरी करके लेकर के आई हुई है। तभी सेंजी यहाँ पर आता है और कहता है मेरा कार्ड क्या कोई रोड पर मिलता है क्या कि कोई इतनी आसानी से चोरी कर लेगा। और इस तरीके से वो यहाँ पर आकर के जुआन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जुआन जानबूझ करके उसकी मोम को ऐसे यहाँ पे प्रोवोक कर रही होती है। वो उसकी मोम यहाँ पर सेंजी से माफ़ी मांगने लगती है। एक्चुअल में मुझे पता नहीं था कि ये आपके साथ है, फलाना ढिमकाना पूरा कर रही होती है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। जुआन यहाँ पर जानबूझ करके ऐसे बात निकालती है कि आप यहाँ पर लगता नहीं है कि फूजी के डैड के साथ आई हैं, वो आसपास दिख नहीं रहे। तभी वहाँ पर इस तरीके से आ जाता है उसका घर का बटलर और वो कहने लगता है कि आप मेरी मैम को क्यों ही परेशान कर रहे हैं। वो लोग भी हंसने लगते हैं, उसके वीडियोस बनाने लगता है। सेंजी जानबूझ करके ये कहते हुए कि शादीशुदा औरत होते हुए बटलर के साथ तुम एक होटल में आई हो क्या करने के लिए, कहीं तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा। अब फूजी की मम चुप हो जाती है क्योंकि बात तो यही था। जानबूझ करके जौहर ने ये सबको सिचुएशन क्रिएट किया था ताकि सेंजी उसका सपोर्ट करते हुए इन वीडियोस को पब्लिक कर दे, और वो करता भी यही है। सब जगह ये बात फैल जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो फूजी है वो घर के बटलर का बेटा है। उसके बाद डैड तक ये बात जाता है तो वह यहाँ पर फूजी को अपने जायदाद से बेदखल कर देते। इतना ही नहीं, वो उसे घर से भी निकाल देते हैं। फूजी यहाँ पर बिल्कुल साइको की तरह बिहेव करने लगता है और वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि उसे इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो एक्चुअल में अपने डैड का बेटा ही नहीं है। अब तक तो वो बहुत अमीरों की ज़िंदगी जीता था और अचानक से वैसे गरीब की ज़िंदगी उसे नहीं बर्दाश्त होने वाला था। वो ऐसे मेंटली अनस्टेबल की तरह बिहेव करने लगता है कि एट द एंड उसे पागल खाने भेजना पड़ता है। जुआन एक और लेडीज़ के साथ मिल करके ये सारा प्लान कर रही होती तो उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिए। जुआन उससे मिलने के लिए पागल खाने में जाती है और कहती है तुम्हारा अपना सबसे प्यारा एक लौता दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है। वह गू को फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि एक्चुअल में गू ने ही मुझे ये सीक्रेट बताया था, तुम्हें क्या लगा ये बात मुझ तक कैसे पहुँची होगी। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और गू के बारे में कहने लगता है कि वो 1 नंबर का चीटर इंसान है और उसने सिर्फ पैसे के लिए अपनी बीवी से शादी किया और उसकी कई और गर्लफ्रेंड है प्रेजेंट में, लेकिन वो अच्छा हस्बैंड बनने का सिर्फ एक्टिंग करता है। वो ये बातें खुद ही अपने हाथ से लेकर के जॉन के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है वीडियो बोलते समय। जुआन को ये बात तो नहीं पता था, लेकिन फौजी के इस पागलपंती की वजह से उसे गू के खिलाफ भी एक और सबूत मिल जाता है। अब जो फौजी था वो पूरे ज़िंदगी पागल खाने में अपनी लाइफ बिताने वाला था। फौजी का तो रास्ता ख़त्म हो गया। 2 बचे थे, यान और गू। गू के बारे में भी सीक्रेट जियान को यहाँ पर पता चल चुका था और उसे बर्बाद करना इससे कहीं ज़्यादा आसान होने वाला था। उस वीडियो को लेकर के वो वहाँ से निकल जाती है। जाने से पहले उसने फौजी को बता दिया था कि वो कौन है और वो उनसे रिवेंज क्यों ले रही है। ये बात सुनते ही फौजी काफ़ी घबरा जाता है और पागल खाने के कोने में जाकर के बैठ जाता है। जो उसने कांड किया था वही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। इधर एक बड़ी सी पार्टी का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि गू अपनी वाइफ को लेकर के आया हुआ था। जुआन बहाने से सेंजी को वहाँ पे लेकर के जाती है। वो लबी डबी हस्बैंड होने की एक्टिंग कर रहा होता है, सारे उसकी बड़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी उसने पीछे ऐसे प्रोजेक्टर पर जुआन का वो वीडियो प्ले कर दिया जहाँ पर कि वो कह रहा होता है कि गू एक्चुअल में एक चीटर है, वो एक प्लेयर है, उसकी ऑलरेडी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स और उसने अपनी वाइफ से शादी सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो उसे पैसे दिया करती है, वो उसके पैसों पे पालता है और वो उसे कोई प्यार नहीं करता। बचपन की दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए उसने इसी वजह से शादी किया है। जब ये बात यहाँ पर उसकी वाइफ को पता चलता है कि एक्चुअल में गू के मन में उसके लिए ये फीलिंग है और ऊपर से वो उसे चीट कर रहा है, तो वो गुस्से में आकर के उससे डाइवोर्स ले लेती है। ये सदमा यहाँ पर गू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि अपनी वाइफ के बिना तो वो कुछ भी नहीं है। रास्ते पे तो वो वैसे भी आ गया था।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जॉन का ये बदला भी पूरा हो जाता है। गू को उसने बदनाम कर दिया था। सारे लोग यहाँ पे ऐसे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और गू की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। वो उसकी कंपनी में यही सारी चीज़ें देख रही होती है जा कर के, और यहाँ पर इस तरीके से सेंजी उसे देख लेता है और वो जॉन को यहाँ बुलाता है अपने कार में और पूछने लगता है वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि वो दोनों कहीं और हुआ करते थे। सेंजी से वो बहाना करके वहाँ से निकली थी। अगर वो कहती कि वो गू के ऑफिस जा रही है तो उसे सवाल करता कि वो उसका ऑफिस क्या करने के लिए जा रही है। जॉन को समझ नहीं आता है कि वो उससे क्या कहे। वो दोनों घर जाते हैं। अब तक यहाँ पर सेंजी को जॉन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो उसे एक मौका देता है खुद से सच बताने का, लेकिन जॉन नहीं बताती है क्योंकि अभी यान बाकी था और सेंजी का पावर की उसको ज़रूरत थी। तो फिर वो उसकी सारी सच्चाई उसके सामने खोल के रख देता है। उसे भी रिसेंटली ही कुछ घंटे पहले पता चला है कि एक्चुअल में जुआन बार बार क्यों ही इन तीनों के आसपास ऐसे कोइंसिडेंट क्रिएट कर रही है। वो कहता है अगर तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना था तो तुम्हें मेरे इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए था। जुआन उसे कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं तुम्हारे इमोशंस के साथ नहीं खेलती तो क्या तुम कभी भी मेरा हेल्प करते? नहीं ना। और मुझे जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। वो कहने लगता है तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं शुरुआत से लेकर के आज तक सिंगल ही रहा हूँ, इसी वजह से तुमने प्यार करने का मुझसे नाटक किया। हालांकि जॉन को उससे प्यार तो हो चुका था, लेकिन वो जानती थी कि अगर ऐसे सिचुएशन में उसने ये बात बोला भी तो कोई फ़ायदा नहीं था। वो कभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। वो उसे कहता है तुमने शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही ईजी गोइंग समझ लिया और अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि आखिरकार मुझसे पंगा लेना क्या होता है। तुमसे तो मैं बदला आराम से लेने वाला हूँ। ऐसा कह के वो उसे अपने घर में बंद कर देता है और उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके से उसे घर में बंद करने वाला है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था। उसे तो एटलीस्ट ऐसा लगा था कि वो लास्ट टाइम उसे मार देगा, लेकिन उसने उसे मारा नहीं एक्चुअल में, और वो इस तरीके से उसे घर में बंद कर दिया, उसे खुद से दूर नहीं जाने दिया। अब जॉन अगले कुछ दिनों तक उस घर में अकेले ही रहती है। यहाँ पर सेंजी उसे मिलने के लिए नहीं आता था और वो उससे बहुत ही गुस्सा रहता था और वो सोच रही होती है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो उसका रिवेंज कैसे पूरा होगा। उसे कमरे में बंद करने से पहले एक्चुअल में सेंजी ने उसे बताया था कि वो जॉन के साथ क्यों ही इतनी आसानी से रिलेशनशिप में आ गया, क्योंकि एक्चुअल में वो वही लड़की थी जिसका कि जॉन ने बचपन में बचाया था। सेंजी तो खुद को हर्ट करने के लिए जा रहा था। जब वो 8 साल का था उसके मॉम के गुजरने के बाद पूरी दुनिया में अकेले था, लेकिन जॉन की अच्छी बातों ने उसे मोटिवेशन दिया था। इसी वजह से आज वो जिंदा है। जॉन इस तरीके से कमरे से किसी हालत में निकलना चाह रही थी, क्योंकि जब तक वो निकलेगी नहीं उसका रिवेंज पूरा नहीं होगा, और 2-3 दिनों से वो घर में बंद थी। एट द एंड वो विंडो से जंप करने का डिसाइड करती है। सेंजी के फ्रेंड को भी पता चलता है कि जॉन ने उसका इस्तेमाल किया है, तो वो भी गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम कहो तो मैं उसे सबक सिखाता हूँ। सेंजी कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। शायद मुझे उससे प्यार हो चुका और मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख पाऊँगा। यहाँ पर इस तरीके से उसका फ्रेंड भी समझ जाता है सेंजी एक्चुअल में जॉन से प्यार करने लगा है। जॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब सेंजी यहाँ नहीं था तो वह विंडो से जंप कर जाती है। हालांकि उसे चोट बहुत आता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। सेंजी ये चीज़ देख लेता है। वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है। जॉन उसकी तरफ नाइफ करते हुए कहती है देखो, सिर्फ मुझे उतने दिनों के लिए जाना दो जब तक मेरा रिवेंज कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बाद अगर तुम मुझे मारना चाहो भी तो मार सकती हो। सेंजी जॉन को ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था, इसी वजह से उसे जाने देने का डिसाइड करता है और जॉन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो उसके पैर में ऐसे जो बेड़ियाँ उसने बांध रखी थी वो उसे खोल देता है, वरना वो चल कहाँ पाती। उसने उसके लिए कैब भी बुला दिया था ताकि वो वहाँ से जा सके। वो अपना कैब लेकर के जा रही होती है, तभी वहाँ पर सेंजी उस कैब को रोकता है, उसे इस कैब से बाहर निकालता है और कहता है चलो घर चलते हैं। जॉन कह रही है मतलब? सेंजी कहता है तुमने अब तक मेरा इस्तेमाल किया तो आगे भी करो जब तक कि तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट नहीं हो जाता। मुझे तुमसे प्यार हो चुका और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तो तुम मेरे साथ रहो, चाहे तुम्हें जैसे भी रहना है। जॉन यहाँ पर उसे हक कर लेती है और वो उसे वहाँ से फाइनली घर वापस लेकर के जाता है।
आफ्टर दैट जॉन और सेंजी दोनों घर जाते हैं। जॉन यहाँ पर अपनी बहन से रिलेटेड सारी कहानी सेंजी को बता देती है। सेंजी उसे कहता है तो ठीक है, अब वो यहाँ पर गो का तो काम ख़त्म हो गया, फौजी का काम ख़त्म हो गया, यान से रिवेंज लेने में उसका हेल्प करने के लिए तैयार है। बताओ उसने क्या प्लान किया। वो कहती है अगले कुछ दिनों तक मैं यान की कंपनी में काम करने वाली हूँ, उसका भरोसा जीतने वाले हूँ और उसके खिलाफ मैं सबूत जमा करूँगी। सेंजी को डर था कि वो बहुत ही रिस्की है, लेकिन जॉन ये काम खुद से करना चाहती थी। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे सपोर्ट में हो ना। वो कहता हाँ हमेशा, तभी तो मैं तुम्हें वापस लेकर के आया हूँ। वो खुश होकर के उसे किस कर लेती है और आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। जब वो सो रही होती है तो सेंजी यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और इस तरीके से उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यान की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, उसे इन्फॉर्मेशन दे दो, क्योंकि उसे पता था कि यान को वो लालच देगा तो ही वो इसी बहाने जॉन को जॉब पर रखेगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं जब वो जगती है तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर यान को इन्फॉर्म करवा दिया है कि मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, वो तुम्हें जॉब पर रख लेगा। साथ ही वो यहाँ पर जॉन को एक प्यारा सा एंकलेट गिफ्ट करता है, जिससे कि वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उससे मिलने के लिए उसकी वही लड़की फ्रेंड आती है जो और जॉन मिल करके अब तक साथ में काम कर रहे होते हैं। वो दोनों कहते हैं अब लास्ट स्टेप हमारा बाकी है, यहाँ पर यान को कैसे ना कैसे करके हमें फंसाना ही होगा। वो कहती है हाँ सिर्फ कुछ दिन और फिर मेरा रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। सेंजी उसे यहाँ पर रिसीव करने के लिए आया हुआ था। उसकी फ्रेंड उसे कहती है अच्छा है जो सेंजी एक्चुअल में तुमसे प्यार करने लगा, वरना वो तुम्हें छोड़ता नहीं। वो लोग आपस में लौट रहे होते हैं तो वो जॉन से पूछ रहा था उसने क्या प्लान किया। वो कहती है मैंने यहाँ पे यान की कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पर अप्लाई कर दिया। तो वो कुछ नहीं बोलता है। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों ऐसे बिजनेस का कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि यान यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में सबको बता रहा होता है। उसके सारे इमोशनल स्पीच से सारे इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन यान एक्चुअल में कैसा दरिंदा है ये बात तो जॉन ही जानती थी। वहाँ पर इस तरीके से सेंजी के कंपनी में यान के कंपनी में उसे जॉब इस तरीके से मिल चुका था। तो अगले करीब 1 महीने तक जॉन यहाँ पर यान की असिस्टेंट बन करके काम करती है और वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की बन करके काम करती है, उसके सारे काम में हेल्प कर रही होती है। यान को बिल्कुल डाउट नहीं होता है कि एक्चुअल में जॉन यहाँ पर किसी और मोटिव से आई हुई है। कुछ दिनों बाद सेंजी यहाँ पर यान की कंपनी में डील साइन करने के लिए आता है। जॉन इस तरीके से उसे सर्व कर रही होती है। उन दोनों को ऐसे दिखाना पड़ता है जैसे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। यान यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता है कि जॉन एक्चुअल में उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है और करीब 1 महीने पहले ही उसने कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है। अंडर द टेबल सेंजी यहाँ पर जॉन के साथ अफेयर करने से बाज नहीं आ रहा था, यान को पता नहीं चलता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब वो निकल रहा होता है तो लिफ्ट में वो और जॉन केवल थे, तो वो जॉन को किस करने लगता है। सेंजी को एक्चुअल में जेलस हो रहा था कि वो यान के साथ इतना ज़्यादा वक्त बिता रही है। जॉन उसे कहती है कि सिर्फ कुछ दिनों और मैं यहाँ पर उसका पोल खोलने ही वाली हूँ। सेंजी बेचारे को अपने जेलस को कंट्रोल तो करना ही पड़ता है। लिफ्ट से वो दोनों बाहर निकलते हैं। सेंजी फिर वहाँ से चले जाता है। यान जॉन से पूछ रहा था सेंजी ने तुमसे क्या बोला। वो कहती है कुछ नहीं, बस बिजनेस के बारे में हमने कुछ इधर उधर की बातें की। उसकी फ्रेंड यहाँ पर स्वीपर बन करके काम कर रही होती है। उन दोनों को पता था कि यान उनके बातों को सुन रहा है और वो जानबूझ करके यहाँ पर यान का बचपन का बुरा पास्ट ला करके आती है और कहती है मुझे पता है कि एक्चुअल में वो एक नाजायज औलाद है और यहाँ पर उसके डैड ने उसे अपना बेटा बना करके रखा हुआ, उसका ये ख़राब पास्ट मैं सबके सामने ला दूँगी। ये बात यान सुन लेता है और वह जॉन को एक थ्रेट की तरह देखने लगता है। वह समझ जाता है कि किसी भी रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन वह जॉन को डायरेक्टली नहीं कहता और उसे कहता है कुछ फाइल लेने के बहाने और उसके घर चलने के लिए। जॉन समझ जाती है कि अब वो अपना प्लान चल रहा है। जाने से पहले वो उसे बहाने से बेहोश कर देता है और हम लोग इधर देखते हैं कि जैसे ही जॉन बेहोश होती है यान उसे घर लेकर के जाने के बजाय उसे कहीं और किडनैप करके लेकर के जाता है और यहाँ पर उसका फ़ोन भी छीन लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसका फ्रेंड थी वो यहाँ पर कॉल कर देती है तुरंत ही सेंजी को और बोलती है कि प्लान यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। यान यहाँ पर उसे किडनैप करके लेकर के जा चुका है और वो उसे ढूंढते हुए निकलता है। यदि जब जॉन को होश आता है तो वो उसे कहता है कि अब तुम भी नहीं बचने वाले हो, तुम्हें मेरा सीक्रेट जानने के लिए किसने बोला था। पिछले 1 महीने से तुम इतने अच्छे से काम कर रही थी तो मुझे लगा चलो मुझे एक ढंग की सेक्रेटरी मिल गई है, लेकिन एक्चुअल में तुम मेरे बारे में जानती हो, तुम मेरे लिए किसी खतरे से कम नहीं हो। अफसोस मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता।
तभी जॉन भी यहाँ पर उस पर अटैक कर देती है और कहती है शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसकी बहन का मर्डर तुमने कुछ महीने पहले किया था। तुम तीनों को क्या लगा था इतनी आसानी से मैं तुम तीनों को जाने देने वाली हूँ। और वह यहाँ पर इस तरीके से यान पर अटैक कर देती है। तब तक सेंजी भी उसे सेव करने के लिए आने लगता है। यान के खिलाफ यहाँ पर उसने कुछ सबूत तब तक जमा कर लिए थे और वह यहाँ पर पुलिस को देने वाली थी। सेंजी यहाँ पर जॉन को सेव करने के लिए आता है, वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था तो यहाँ पर यान गुस्से में आकर के उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन तभी सेंजी बीच में आ जाता है और वह यान को जॉन को सेव कर लेता है। तब तक पुलिस यहाँ पर यान को अटेम्प्टेड मर्डर के केस में पकड़ के लेकर के जाती है। सेंजी को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है जहाँ पर कि उसकी जान बचाई जाती है। कहानी के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सेंजी और जॉन दोनों एक हो जाते हैं। जॉन की मॉम भी ठीक हो चुकी थी और वो अच्छे से हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सीन में रहने लगते हैं। हमारी ये स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।